नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल एजुकेशन सो सिंपल के फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कि अप्रत्याशित घटनाओं अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए हम आर्थिक रूप से अपने आप को कैसे तैयार करें। तो हमारी फाइनेंशियल प्रिपेयरनेस क्या होना चाहिए, ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हम सामना कर रहे हैं इसके लिए क्या होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि कैश इज द किंग, मतलब जो नगद है वो राजा है। इसीलिए किसी को भी, हर किसी को कैश रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। पूरा देश कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर का सामना कर रहा है। दूसरी लहर घातक है और इसने हमारे आसपास की हर चीज के बारे में और अधिक अनिश्चितता ला दी है। हम नहीं जानते कि इस महामारी की ओर कितनी लहरें और आएगी और महामारी के थमने के बाद भी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा। ऐसी कठिन और विकट परिस्थितियों में हमें कठोर कार्य योजना और तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि हमें इसके लिए तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों के लिए को हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आखिर इन चीजों की जरूरत क्यों आन पड़ी है, आर्थिक रूप से हमें तैयारी करने की जरूरत क्यों है। तो ये कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दिया है या उनकी जो कमाई है उसमें काफी गिरावट आई है। लोगों की सैलरी 30% 40% तक कट हो गई है। बिजनेस में कमी आने के कारण बहुत से लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो गया है। तो हम नहीं, और यह सबसे बड़ी बात कि हम यह भी नहीं जानते कि जो हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है इसमें जो अचानक जो मंदी आई है इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कितने लोगों की नौकरी है जो बरकरार रह पाएगी। दूसरी लहर ने हमें और अधिक प्रभावित किया है। वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वालों की समान रूप से कमाई पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान और प्रत्याशित कठिनाइयों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपायों को लागू करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम है नगद को सुरक्षित रखें। कहा जाता है कि नगद ही राजा है, कैश इज द किंग। इसलिए किसी को नगद जो रिसोर्सेज है, कैश रिसोर्सेज है को अधिकतम संभव तक सुरक्षित करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। आपको अनावश्यक रूप से खर्च करने से दूर रहना चाहिए और तब तक खर्च नहीं करना चाहिए जब तक कि यह आपका बेयर सर्वाइवल के लिए आवश्यक ना हो। मतलब जब तक दिवालिया ना हो जाए तब तक खर्चा नहीं करना चाहिए। यदि आप कार, टेलीविजन, मोबाइल फोन या किसी अन्य महंगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे कोई बड़ी टिकट खरीदकर विचार कर रहे हैं कि तो कृपया इसे तब तक के लिए स्थगित कर दे, कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन कर दे जब तक आप आश्वस्त न हो जाएं कि महामारी लगभग गायब हो गई है और आपके भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए कोई जोखिम नहीं है। यहां तक कि अगर आप होम लोन के साथ एक घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इसे भी पोस्टपोन कर दे फॉर द टाइम बीइंग, जो कि आगे की बड़ी अनिश्चितता को देखते हुए है। लाइफ अनसर्टेन हो गई है। तो निकट भविष्य में किसी भी घटना के लिए तैयार करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड, जिसको कहते हैं आकस्मिक निधि, बनाए और बनाए रखें।
एक विवेकपूर्ण वित्तीय योजना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के पास ईएमआई सहित कम से कम 6 महीने के लिए एक आकस्मिक या आपातकालीन निधि होनी चाहिए। दोस्तों, 6 महीने सारे एक्सपर्ट लोग कहते हैं, लेकिन कम से कम ये हमारा मानना है, अनुभव है, निजी अनुभव है, कम से कम 1 साल का आपके पास ये लिक्विड फंड होना चाहिए, क्योंकि जो अब असर पड़ता है तो एक लंबे समय के लिए पड़ता है। अभी आप जैसा देख रहे होंगे, ये अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछला साल में भी कम से कम आप 6 महीना डिस्टर्ब रहे हो, और आने वाला समय कितने समय तक प्रभाव रहेगा, और अगले आने वाले साल भी अनिश्चित है। तो इसमें मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 1 साल तक अपना इमरजेंसी फंड बनाए रखें। जैसे जो इमरजेंसी फंड है उसको लिक्विड फंड में निवेश किया जा सकता है। यदि आप अपनी नौकरी या आजीविका खो देते हैं तो यह आपके खर्चों का ध्यान रखेगा, या परिवार में आपात स्थिति जैसी इस स्थिति में भी काम आता है, चाहे वह अचानक अस्पताल में भर्ती हो या ऐसा ही कोई अप्रत्याशित स्थिति हो। जिन लोगों की नौकरी पहले ही चली गई है और उनके पास आकस्मिक धन है, वे आज उन लोगों की तुलना में बेहतर है जिनके पास यह नहीं था। आप में से जो लोग अपनी नौकरी बरकरार रखने में सफल रहे हैं, उन्हें भी तुरंत आकस्मिक निधि बनानी चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत अनिश्चित है और अर्थव्यवस्था में गिरावट और लोगों की नौकरी जाने की जो स्थिति आ गई है, हमारे विचार से अधिक समय तक चल सकता है। ये था पहला। दूसरा सजेशन ये रहेगा कि उधार ना लें और क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग ना करें। किसी को तब तक उधार नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह या तो आपकी आय में वृद्धि ना करे या आपको एक ठोस संपत्ति बनाने में मदद ना करे। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बोरोइंग करते हैं, लोन लेते हैं, तो या उस बोरोइंग से आपका इनकम बढ़े, सब तो ठीक है, या कोई ठोस संपत्ति बने। जैसे आप घर लेते हैं तो ये आपकी ठोस संपत्ति है, कोई जमीन लेते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो यहां पर आपको ठोस संपत्ति बने कि एटलीस्ट उसका बैकअप तैयार हो। इसके अलावा उधार लिया जाने वाला पैसा भी अवसर और आपकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप और उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी अर्निंग है, अर्निंग के 50% से हम ज्यादा अपना ईएमआई देते हैं, ठीक है। एक आइडियल कंडीशन जो है 60% मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो 30 से 35% तक आप मैक्सिमम जाने की कोशिश कीजिए अपना ईएमआई का वर्णन। ये उधार लेने के सुनहरे नियम हैं और हर समय के और बुरे समय के दौरान सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि बुरा समय कब तक रहेगा। तीसरा, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा खरीदे। आज के समय में जरूरी हो गया है। आप सभी ने कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के भारी भरकम खर्च के बारे में तो सुना ही होगा। किसी व्यक्ति के लिए अपने और अपने परिवार के सभी आश्रित सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा ना होना आज के डेट में आत्मघाती है। इसलिए यदि आपके पास कोई मौजूदा स्वास्थ्य नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो कृपया इसे तुरंत खरीद लें। यदि आप धन की कमी के कारण पूर्ण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते, तो कम से कम कोरोना विशिष्ट कोरोना कवच पॉलिसी खरीदें, जो सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से उपलब्ध है। कोरोना कवच आपके अस्पताल में भर्ती होने की लागत को कवर करता है। यह एक क्षतिपूर्ति पॉलिसी है जहां बीमा कंपनी
सीधे अस्पताल को भुगतान करेगी या आपके अस्पताल के बिलों की प्रतिपूर्ति करेगी। यहां तक कि अगर आपके पास पहले से ही आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य बीमा है या आपके अपनी पॉलिसी है, तो मैं आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी खरीदने की सलाह दूंगा, जो एक लाभ नीति है और जिसके तहत बीमा कंपनी आपको प्रदान किए गए खर्चों के बावजूद पूरी बीमा राशि का भुगतान करती है। आपको कम से कम 72 घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि मौजूदा बीमा पॉलिसी ज्यादातर मामलों में पीपीई किट और अन्य उपयोगी सामग्रियों के लागत को कवर नहीं करती है। कोरोना रक्षक दावा का निपटाना करते समय बीमा कंपनी द्वारा कटौती की गई राशि का ख्याल रखेगी ऐसी वस्तुओं के लिए। एक स्वास्थ्य बीमा की तरह परिवार के वित्तीय स्तंभ के लिए रूप में एक व्यक्ति के लिए परिवार के सदस्यों की आर्थिक रूप से रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए। हालांकि ठीक होने की दर अधिक है, लेकिन संक्रमित होने की स्थिति में किसी को बचने की संभावना के मामले में समय बहुत अनिश्चित है। इसलिए आपके पास अभी तक पर्याप्त जीवन बीमा नहीं है तो आपको तुरंत एक बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सुझावों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आगे आने वाला समय भी अनिश्चित है। तो अगर आप जॉब आपका खो चुका है या आपकी आय में काफी गिरावट आ गई है, तो आप ध्यान इन चीजों का रखें कि अगर और जो जॉब में है बरकरार है कि आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, जो लिक्विड फंड में इन्वेस्टेड हो, जहां से आपको अगर इस तरह के कंडीशन अराइज होते हैं तो आपको सपोर्ट करे। ये इमरजेंसी फंड कितने का होना चाहिए? आइडियली लोग 6 महीने का कहते हैं, कुछ लोग 3 महीने का कहते हैं, लेकिन अब जो कोरोना का सिचुएशन को देखते हुए आपको इसको 1 साल तक मेंटेन करना चाहिए। 1 साल का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। दूसरा, आप अनावश्यक उधार ना लें या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करें। अनावश्यक उधार नहीं लेने का मतलब है कि आपका जो उधार जो लिया है, आपने लोन जो लिया है, वो अगर आपके इनकम को अगर नहीं बढ़ाता या कोई ठोस एसेट को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में आपको उससे बचना चाहिए। इसके अलावा अपनी हैसियत के अनुसार ही लोन ले। जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 30 से 35% तक अपने टोटल इनकम जो मंथली इनकम है उससे ज्यादा न जाएं। इसके अलावा पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आप जरूर लें, क्योंकि समय अनिश्चित है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके इस समय जो कोरोना ट्रीटमेंट है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिसिन है, तो इन चीजों को आप कवर करता है। इसके अलावा परिवार के लिए भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।